हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये जो ट्रेन में जाती हुई टैंक दिख रही है, ट्रकें दिख रही है सेना की, ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सी इसके पीछे अफवाहें भी बन रही थी, तो हम लोग आज देखेंगे कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर जो सेना का डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर ट्रायल, तो ये ट्रायल जो हुआ है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे हुआ है, वो भी कहाँ, वेस्ट साइड में। जो वेस्ट साइड में डीएफसी है, इसको मैं शॉर्ट में डीएफसी बोलूँगा, आप लोग समझ जाइएगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये जो वेस्ट साइड है, यहाँ सेना के द्वारा ट्रायल किया गया है। इसमें 1500 मीटर लंबाई की ट्रेन और साथ में इसका स्पीड न्यूनतम 75 और अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन। इसके लिए हम लोग जानेंगे कि सेना ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसके पीछे अफवाह भी उड़ रही थी कि कहीं युद्ध की स्थिति तो नहीं बन रहा है, चाइना से युद्ध तो नहीं करने वाले, ऐसा बहुत सारा चीज़ बन रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सेना बस एक ट्रायल कर रही थी, जो डीएफसी है वेस्ट साइड का, उसमें कर रही थी ट्रायल। वो ट्रायल इसलिए कर रही थी कि कभी आगे चल के अगर युद्ध की स्थिति बनती है या फिर माल वाहन अगर गाड़ी दौड़ रही है उस ट्रैक पे, तो क्या अगर इतना लोडेड है तो संभाल पाएगी या नहीं, ये सब चीज़ों को उसमें देखा गया, उस विशेष तरीके से निरीक्षण किया गया ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है। तो ये कहाँ से कहाँ तक किया गया, तो ये जो वेस्ट साइड का रेवाली से फुलेरा तक किया गया है इसका ट्रायल। तो ये जो रेवाड़ी पड़ता है ये पड़ता है हरियाणा में, ध्यान दीजिएगा, और जो ये फुलेरा पड़ता है ये पड़ता है राजस्थान में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वहाँ तक ट्रायल किया गया है, इस एरिया में पूरा ट्रायल किया गया था अभी। तो उसी का बहुत सारी अफवाहें बन रही थी। तो ये हम लोग जान लेते हैं कि ईस्ट वेस्ट ये जो डीएफसी है वो क्या है, मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वो आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो ये आपको ब्लू लाइन से दिख रहा है, इधर पे जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो यहाँ से स्टार्ट होकर, मतलब कि आप बोलेंगे तो जो यूपी के दादरी से स्टार्ट होकर और यहाँ जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई में, वहाँ तक है वेस्ट कॉरिडोर, जिसको WDFC बोला जाता है। और ये जो लुधियाना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा लुधियाना से जो डकुनी पश्चिम बंगाल, और ये जो लुधियाना से पश्चिम बंगाल मतलब पंजाब से डायरेक्ट पश्चिम बंगाल के लिए एक है ईस्ट डीएफसी, मतलब कि ईस्ट डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर को इसलिए बनाया गया है ताकि इसका उद्देश्य, अगर मेन उद्देश्य की हम लोग बात करें तो ये उद्देश्य यह है कि 24 घंटा के अंदर, मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर भारत के किसी भी कोने में माल पहुंचाया जा सके मालगाड़ी के माध्यम से। लेकिन इस जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है इसमें अलग तरह के इंजन के साथ चलेगी, वो वाली मालगाड़ी नहीं जो 25 के स्पीड से चलती थी। ये वाली मालगाड़ी जो रहेगी वो 75 न्यूनतम और 100 जो स्पीड रहेगी वो अधिकतम रहेगी। तो अगर हम लोग ईस्ट कॉरिडोर की अगर बात करें तो उसकी कुल लंबाई 1839 किलोमीटर के करीब है जो ईस्ट कॉरिडोर है, और जो वेस्ट कॉरिडोर है वो 1499 इसमें दिया है, लेकिन 1506 के करीब, ध्यान दीजिएगा, 1506 के करीब ये जो वेस्ट डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है वह बनाया जा रहा है। ये दोनों का जो निर्माण है वो 2022 तक पूरा होने की बात कही गई है। इसमें कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जो कि अंडर पीपीपी माध्यम से बनेंगे, ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पास है सोननगर, ये सोननगर से लेके और ये डकुनी तक, ये वाला अगर आप हिस्सा देखेंगे, ये नीचे वाला, तो यहाँ पास आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है वो अंडर पीपीपी से बनने के लिए है। ये 538 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये पीपी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। और फिर इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो बाकी ये जो है वेस्टर्न डीएफसी लाइन है और ईस्टर्न डीएफसी लाइन है। तो ईस्टर्न ध्यान दीजिएगा लुधियाना से डकुनी तक, और वेस्टर्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी के दादरी से लेकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक।
यहाँ तक का यह बन रहा है ये कॉरिडोर। और मात्र यहाँ इसमें जो इस ट्रैक पे जो चलेंगे वो केवल भारी वाहन चलेंगे, जिसकी लंबाई 1500 मीटर के करीब होगी, 1.5 किलोमीटर के करीब होगी। और स्पीड मैं फिर से बता दूं कि 75 से 100 का रहेगा, क्योंकि इन लोग का टारगेट यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक माल को पहुंचाया जा सके। आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों, किस कारण से इसको बनाया गया है, क्योंकि यह आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यह चल रहा है। तो इसमें हम लोग और देखेंगे कि ये दो प्रोजेक्ट है, यहाँ से हम लोग देखें वेस्ट और इधर से देखें तो ईस्ट। इसके बाद भी अगर हम लोग प्रोजेक्ट की बात करें तो विजयवाड़ा से अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं खड़गपुर होते हुए डकुनी तक। ये क्या है कि ईस्ट कोस्ट डीएफसी के अंतर्गत ये वाला बनेगा। फिर यहाँ विजयवाड़ा से लेकर यहाँ चेन्नई को जोड़ा जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर आगे देखेंगे ये सब फ्यूचर का प्रोजेक्ट है। और इसके बाद हम लोग अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पास हुबली होते हुए चेन्नई से ये है साउथर्न डीएफसी वाला, ये साउथर्न डीएफसी है। फिर ये 20 से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे खड़गपुर होते हुए ईस्ट वेस्ट एक है डीएफसी, ये डायरेक्ट कहाँ मिलाएगा, मुंबई में मिलाएगा। फिर एक देखेंगे तो विजयवाड़ा से लेकर ऐसे चलते हुए ये कहाँ मिलाएगा, तो ये मिलाएगा पिरथाला तक। ऐसे ऐसे करके मतलब और भविष्य में बहुत सारे आगे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन अभी जो दो पे बात की जा रही है वो कौन सा है, वेस्ट और ये ईस्ट वाला। तो हम लोग पहले वेस्ट और ईस्ट का देख लेते हैं। उसके बाद ये जो 4 प्रोजेक्ट है, ये 4 प्रोजेक्ट क्या है, फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं, जिसको कि 23 जो आएगा वो सब बजट में इसके लिए बात की जाएगी। अभी तो 2022 तक जो ईस्टर्न और वेस्टर्न प्रोजेक्ट है वो 2022 तक के कंप्लीट होने की बात कही गई है, जल्द से जल्द चालू हो जाए। अभी कुछ महीने पहले ही मोदी जी द्वारा आप देखेंगे कि हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया था कि जितना मतलब ट्रैक चालू हो गया है उस ट्रैक के माध्यम से अभी मतलब परिवहन का काम चालू कर दिया जाए। तो परिवहन का काम चालू कर दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये देखिए ट्रेन है, इसके ऊपर या तो डबल स्टैक बोलिए या डबल डेकर बोलिए, ये जो कंटेनर थे, कंटेनर के ऊपर एक और कंटेनर होगा, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है या फिर यहाँ भी दिख रहा है। ये सब जो कंटेनर होंगे वो कंटेनर के ऊपर कंटेनर होंगे, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबा। और इसकी हम लोग आगे बात करेंगे कि भार क्षमता कितनी है या फिर क्या, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो आपको इंजन दिख रहा है, ये जो इंजन है ये क्या है, मेक इन इंडिया जो है, आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको बनाया गया है। ये फ्रांस की एक कंपनी है एल्स्टॉम, उसके द्वारा मिलकर इसे बनाया गया है। इसका नाम दिया गया है WAG-12। 12,000 हॉर्स पावर इंजन है। ध्यान दीजिएगा, इसका कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, ताकि ये मतलब जो कंटेनर है, क्योंकि डबल कंटेनर हो गया है तो ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ज़्यादा पावर वाला इंजन है। और ख़ास बात यह है कि ये बिजली से चलेगी। बाकी देशों में डीजल से चलाया जाता है, ये सब भारी भारी जो वाहन खींचने वाले हैं उसको डीजल से चलाया जाता है आज भी, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलाया गया। और साथ में ये बहुत ही कारगर साबित भी हुआ है। और ये जो ट्रेन रहेगी 1.5 किलोमीटर लंबा, तो बीच में भी एक नॉर्मल इंजन लगाया जाएगा जो कि इसके स्पीड को बरकरार रखे, या फिर कभी ब्रेक लगे या किसी कारणवश तो ज़्यादा खिंचाव मत पड़े पीछे के डब्बे, क्योंकि 1500 मीटर अगर है 1.5 किलोमीटर, मतलब समझ सकते हैं कि कितना लंबा रहेगा। और इस पे अगर हम लोग आगे देखें तो मेन क्या कारण है इसको लाने का, कि हमेशा आप लोग देखते थे कि जब भी आप लोग प्लेटफॉर्म में बैठे रहते थे ट्रेन के इंतज़ार में, तो देखते थे तो हमेशा बीच में या तो कोयला का वाहन खड़े रहता था या फिर कोई सामान ढक के त्रिपाल से ढका हुआ बीच में के ट्रैक में लाइन में खड़े रहता था हमेशा। जब सब ट्रेन पार हो जाती थी उसके बाद इन वाहनों को पार किया जाता था, तो उससे क्या होता था, बहुत ही लेट लतीफ़ी होता था। मतलब सामान कब पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, ये सब किसी को नहीं पता होता था, जिससे कि लोगों का इसके प्रति विश्वास उठ गया था। और क्या है कि लोग इसके प्रति उतना आकर्षित नहीं हो पा रहे थे, वो लोग अलग अलग परिवहन का उपयोग कर रहे थे। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए सरकार लाई, ताकि क्या हुआ कि जितने भी मतलब ये अपने सवारी वाले हैं, जितने भी रेल, वो सब लोगों को भी दिक्कत ना हो, साथ में भारी वाहन को दिक्कत ना हो। इसलिए आप लोग देखिए कि ये जो नॉर्मल ट्रेन आ रही है, ये नॉर्मल ट्रेन के बगल में ये आप लोगों को जो ट्रैक दिख रहा है, ये बीच का गैप देखिए
कितना ज़्यादा है और इस ट्रेन के बीच का गैप देखिए कितना कम है। तो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसी के पैरेलल में ये वाले को बनाया जाएगा DFC। जो DFC वाला है ये इसी के पैरेलल में पूरा पटरी बिछाई जा रही है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और ये साइड से निकल जाए, इसको भी रुकना ना पड़े, किसी का इंतज़ार करना ना पड़े, इसीलिए अलग से पटरी बिछाई जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसमें क्या होगा कि ना रुकना पड़े, इसके लिए बहुत जगह पे अंडर ब्रिज, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, ये सब चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है ताकि वो उन सब ट्रेनों को कहीं भी रुकना ना पड़े। और वो जो ट्रेन का पटरी रहेगा वो भी अलग तरीके से और मजबूती वाला पटरी बनाया जा रहा है जो कि उतने भार को झेल सके, नहीं तो टूट जाएगा। तो आखिर हम लोग इसका रीज़न जानेंगे कि इसकी ओर ध्यान क्यों दे रही है इतना ज़्यादा सरकार। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो पटरी के बीच में खड़ी चीज़ें हैं जो एकदम लेट लतीफ़ी से चलता है, सब ट्रेनों के हिसाब से इसे चलाया जाता है। जब सब ट्रेनें जगह खाली कर देगी तब उसके बाद इसको मौका मिलता है जाने का। अगर कोई ट्रेन आ रही है तो इसे फिर बीच में रोक दिया जाता था और उसे पास दिया जाता था। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा लेट लतीफ़ी होता था उस कारण से। लेकिन अगर हम लोग देखें कि ये जो माल वाहन वाला है, अगर इससे रेवेन्यू की बात करें, रेलवे को जो रेवेन्यू मिलता है वो 60 से 65% केवल किससे मिलता है, तो केवल ये जो भार ढोने वाली है, मतलब ये जितने भी मालवाहक रेल है उससे 60 से 65% तक इन लोग को रेवेन्यू जनरेट होता है रेलवे को। और वहीं अगर हम लोग बात करें जो सवारी वाली होती है, अभी तक आप लोगों को लगता होगा कि सवारी वाले से ज़्यादा जनरेट होता है, लेकिन नहीं। सवारी वाले की अगर हम लोग बात करें तो मुश्किल से मुश्किल 20 से 25% तक रेवेन्यू जनरेट होता है ये सवारी वाले से। सवारी वाले से कैसे होता है, तो सवारी वाले में बहुत सारे चीज़ों का वो रहता है, जैसे ट्रेन की साफ़ सफाई, पानी का व्यवस्था, RPF का व्यवस्था कि किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो, साथ में मतलब ट्रेन में हर चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए, बाथरूम साफ़ सुथरा होना चाहिए, रोज़ ट्रेन में झाड़ू लगना चाहिए, ट्रेन का मेंटेनेंस, ऐसे करके खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता था कि अगर इसको 100 रुपये कमाई करना है तो 110 रुपये लगाना पड़ता था। मतलब कि एक तरीके से रेल इस साइड से घाटे में ही चल रही थी। घाटे में इसलिए क्योंकि मतलब अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं, मतलब 110 रुपये लगा रहे हैं, तब 100 रुपये आपको मिल रहा है, तो वो एक तरीके से तो वो लॉस ही है, समझ लीजिए कि लॉस ही के बराबर। तो 20 से 25% ही रेवेन्यू जनरेट हो पाता था इससे। और साथ में अगर कैटरिंग का हम लोग देखें तो कैटरिंग से 5% से लेकर 7% तक के कैटरिंग से जनरेट होता था। और अगर हम लोग पार्सल की बात करें तो ये पार्सल से 3% के करीब जनरेट होता है। और ये आप लोगों को ट्रेन के नीचे जो दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ हमेशा दिखता होगा अलग अलग चीज़ों का, तो इससे 2% के करीब इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जो मालवाहक वाहन है उससे हो रहा है 60 से 65%, लेकिन सबसे कम ध्यान उसी पे दिया जाता है। तो सरकार उसी के लिए ये योजना लाई है DFC योजना, जो कि 2006 से चालू थी। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय से चालू किया गया था, लेकिन बहुत ही धीमा प्रोसेस था, उतना ज़्यादा इस पे ध्यान भी नहीं दिया गया। लेकिन जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो बहुत ही तेज़ी से प्रोसेस होना चालू हुआ। और ये 2022 तक जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो कंप्लीट होने के पूरे चांसेस हैं, ताकि माल जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, लोग इधर आकर्षित होंगे, बाहर से लोग व्यापार करेंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। तो जो ये सब चीज़ों को देख रही है, ये सब चीज़ों को कंप्लीट कर रही है, तो उसके लिए सोचा गया है कि आखिर इसको कैसे किया जाए, किसके माध्यम से किया जाए। तो क्या किया गया कि जो DFC योजना था इसमें CIL जोड़ दिया गया। तो जो DFC था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और C से क्या हो गया कॉरपोरेशन ऑफ, I से इंडिया लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा कि कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये हो गया DFCCIL। तो ये जो है यही पूरे उसके पटरी बिछाने से लेकर, रख रखाव से लेकर, स्टेशन बनाने से लेकर, ये सब चीज़ों पे ध्यान कौन दे रहा है, तो वो दे रहा है DFCCIL, जिसको बोला जाता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
तो ये जो है इसमें क्या है कि आधुनिक जितने भी मशीनरी है उसका उपयोग किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें प्रोसेस हो जाए। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये ऐसा आधुनिक तकनीक का मशीन है जो कि पटरी बिछाता है, सब काम इसी के द्वारा किया जाता है और इतनी तेज़ी से इसको किया जाता है कि मतलब पर डे समझ लीजिए 1.5 से 2.5 किलोमीटर के रेंज का जितना भी पटरी है वो लाइन से यह बिछाते चले जाता है 24 घंटा के अंदर। मशीनरी का उपयोग किया जाने लगा ताकि जल्दी से जल्दी ये काम चालू हो सके, जल्दी से जल्दी ये जो सपना है, ये जो मतलब योजना है इसको क्रियान्वित किया जा सके ताकि बहुत जल्दी फ़ायदा हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, चाहे वो विदेश की बात करें चाहे भारत की बात करें, लोग व्यापार की ओर ज़्यादा आकर्षित हों। तो ये देखिए वही ट्रेन WAG-12 जो 12,000 हॉर्स पावर का है, ये आपको दिख रहा है, देखिए डबल कंटेनर लेकर चलेगा नीचे भी और ऊपर भी। तो यह तेज़ी से दौड़ेगा, इसके लिए अलग ट्रैक रहेंगे, दोनों के बीच की दूरी भी रहेगी ताकि कोई भी ट्रेन आपस में टकराए मत, क्योंकि वो वाले ट्रेन से थोड़ा ये चौड़ा होगा, इसका जो रहेगा ये थोड़ा चौड़ा रहेगा, इसीलिए अलग से इसके लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए अलग से देखिए स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, यहाँ पास मतलब पासिंग के लिए भी बनाए गए हैं कि दूसरा वाला अगर आए तो इधर चले जाए और फिर पहला वाला पास हो जाए। जैसे कोई भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, अगर वो पीछे गाड़ी लगी हुई है और कंट्रोल रूम से पता चला कि हाँ पीछे है आगे कोई और गाड़ी, तो आगे वाले गाड़ी को थोड़ा देर के लिए रोक के उसको पास दिया जाएगा कि वो जल्दी से निकल जाए और उसकी जो चीज़ें हैं मटेरियल है वो ख़राब ना हो सके, इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से पहुंच जाए। अभी माल का अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ख़राब हो जाते हैं, मतलब 20% तो लाने ले जाने में ही ख़राब हो जाते हैं। तो वही सब चीज़ों को ध्यान देते हुए DFC पे विशेष फोकस किया जा रहा है। और ये जो DFC CCIL है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है कंपनी ये क्या करेगी कि ये पूरे उसके रख रखाव से लेके हर चीज़ का, यहाँ अगर माल ढोना उतारना ये सब चीज़ों के लिए सेटलमेंट वही सब डिसाइड करेगी, कहाँ पास कितना कैसे क्यों, ये सब के लिए उसी को जिम्मेदारी दिया गया है DFCCIL। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो इसके द्वारा लॉजिस्टिक पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो लॉजिस्टिक पार्क होते हैं, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं लॉजिस्टिक पार्क, जिसमें बहुत बड़े बड़े भी पानी के शिप जो हैं वो सब लगे होते हैं, जहाज़ लगे होते हैं जो माल बाहर से लेके आते हैं, उतारते हैं और लेके जाते हैं। ऐसे तो इधर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि लॉजिस्टिक पे पहले उतना ध्यान दिया नहीं गया था। और अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा लॉजिस्टिक की तो वह है चाइना के पास। चाइना के पास बहुत बड़ा लॉजिस्टिक है, इसीलिए व्यापार के लिए भी वहाँ दिक्कत नहीं होती है, बहुत जल्दी होता है। क्योंकि देखिए एक तरीके से अगर मैं बताऊँ तो ये जो शिप हैं, ये शिप अगर कहीं से माल लेकर आ रहे हैं, माल लेकर आए यहाँ उतारे, अब यहाँ से इन लोग को माल मान लीजिए कहीं और से लेकर जाना है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल वाला माल को लेकर जाना है और इन लोग खड़े होकर वेट कर रहे हैं, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, माल अभी तक आया नहीं, कुछ अता पता वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि कैसे वापस नहीं आया, तो पता चल रहा है वेट ही कर रहे हैं। तो यहाँ खड़े होने का अलग चार्ज इन लोग का लग जा रहा है, ऊपर से इन लोग का खर्चा लग जा रहा है, फिर यहाँ ला रहे हैं तो अलग चार्ज, फिर ये महंगाई मतलब महंगा हो रहा है हर चीज़ें। और वही अगर 24 घंटे के अंदर यहाँ आके रखा गया, कोई शिप आया यहाँ लगा, सामान उतारा, दूसरा सामान यहाँ डाला और चलते बना, तो क्या होगा, उससे उन लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। वो लोग जल्दी से जल्दी सोचेंगे हम लोग आएँ, वहाँ सामान उतारें और वहाँ सामान जो रखा हुआ रहता है तुरंत लोड करवाएं और तुरंत वहाँ से निकलते बने। तो इससे यही फ़ायदा है कि लोग व्यापार पानी, क्योंकि पानी के माध्यम से जो व्यापार है वो बहुत ही सस्ता है। अगर हम लोग ट्रक व्रक की बात करें तो ये सब जो वाहन है हमेशा एक्सीडेंटल केस आते रहते हैं या फिर लेट लतीफ़ी होती है, कहीं कुछ कारणवश पुल टूट गया या फिर कुछ हो गया तो बहुत सारे दिक्कत आ जाते हैं। तो वो सब दिक्कत से बचने के लिए ये सब चीज़ों को अपनाया गया, जो DFC कॉरिडोर के लिए सोचा गया कि मतलब ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर के माध्यम से किसी भी कोने में माल पहुंच जाएगा और वो माल तुरंत सप्लाई हो जाएगा, जिससे कि ना मतलब महंगाई की बात यहाँ होगी, जो 200 लगना था वो 200 लगेगा, लेट लतीफ़ी के कारण अब 500 नहीं लगेगा, जिससे कि किसी को भी लॉस हो। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं इन ट्रकों की, कि अगर आप सोचेंगे कि इन ट्रकों का क्या होगा,
तो ये ट्रक जो होंगे, ये ट्रक क्या करेंगे कि उस जगह से जहाँ ट्रेन तो डायरेक्ट हर जगह पे पहुँचेगी नहीं, लेकिन जो ट्रेन का रूट है वहाँ तक पहुँचाने के लिए उस जगह पे जहाँ पास लोडिंग कंटेनर हो सके तो वहाँ तक वो सब मालों को वो पहुँचाएंगे। या फिर ट्रेन जहाँ छोड़ेगा वहाँ से किसी बंदरगाह पे, किसी पोर्ट पे अगर पहुँचाना है तो वहाँ पहुँचाएंगे, या किसी कंपनी में पहुँचाना है तो वहाँ पहुँचाएंगे। तो ये सब चीज़ों में ट्रक का उपयोग किया जाएगा, इसलिए ट्रक को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर हम लोग यहाँ पास बात करते हैं कि जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है और वही जो डीएफसी नेटवर्क है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क है, तो अगर हम लोग पहले ट्रेन की स्पीड की बात कर लेते हैं। फ्लैट जो स्पीड है, एवरेज जो है वो कितना है, तो वो है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड रहता था जो नॉर्मल भार ढोने वाले ट्रेन थे उन लोग के। और जो ये डीएफसी का नेटवर्क रहेगा वो एवरेज रहेगा 75 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। सोचिए, मतलब हवा के रफ्तार से दौड़ेगा। वही अगर हम लोग फ्लैट ट्रेन विटल स्टेटस की अगर हम लोग बात कर लें तो फिर यहाँ पास हम लोग देखते हैं कि पहले की जो ट्रेन हुआ करती थी और 700 मीटर्स तक हुआ करती थी। अधिक से अधिक 58 वैगन के करीब उसमें हुआ करते थे, 58 डब्बे हुआ करते थे और साथ ही साथ वो 5000 टन तक ढोती थी। लेकिन वही अगर डेडिकेटेड हम लोग फ्रेंच कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ 1500 मीटर तक इसकी लंबाई होगी, जस्ट उससे डबल से भी थोड़ा ज़्यादा। और साथ में यहाँ 58 वैगन्स होते थे और यहाँ पास 120 डब्बे होंगे। साथ में 5000 टन ढोती थी, ये 13000 टन ढोएगी। सोचिए कि ये जो डबल कंटेनर मैं बताया वो डबल कंटेनर और साथ में इतनी लंबाई, मतलब इसके लगभग समझ लीजिए कि 2.5 गुना, मतलब 5000 के 2.5 गुना के बराबर लगभग ये भार ढोएगी। और साथ में अगर हम लोग बात करें तो जो लोकोमोटिव पावर होते थे, जो इंजन का पावर होता था वो पहले 4000 से 5000 हॉर्स पावर तक का होता था। लेकिन अगर ईस्टर्न की हम लोग बात करें, ईस्टर्न कॉरिडोर, तो उसमें 12000 हॉर्स पावर का इंजन जो WAG-12 है वो 12000 हॉर्स पावर का है। वहीं अगर हम लोग वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करें तो वेस्टर्न में 9000 हॉर्स पावर का इंजन रहेगा। और साथ में अगर हम लोग बात करें उसके जो लेइंग ऑफ ट्रैक की, तो जो मैनुअली अगर बात करें हम लोग तो 100 से 150 मीटर पर डे के हिसाब से लगाती थी। और इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो डीएफसी है नेटवर्क, उसमें पर डे का जो न्यूनतम है वो 1.5 किलोमीटर के करीब है। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम 1.5 किलोमीटर। और ये अगर अधिकतम की बात करें हम लोग तो अधिकतम 300 के करीब, और अगर न्यूनतम नॉर्मल बात करें तो 100 से 150 मीटर तक ही लगा पाती थी। तो मतलब बहुत तेज़ी से प्रोसेस किया जा रहा है, हाईटेक मशीनों का उपयोग इसमें किया जा रहा है। अब वहीं अगर हम लोग बात करें कि अगर ये सब का सेटअप कौन देखेगा, तो ये सब का सेटअप देखने के लिए बनाया प्रयागराज में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनकर तैयार हो गया है। ये जो बड़ा सा हॉल दिख रहा है, बहुत सारे कंप्यूटर है, देखिए ऐसे ऐसे करके लगे हुए हैं। ये सब चीज़ें, इतनी सारी सिस्टम जो यहाँ पास लगी हुई है, ये सब सिस्टमों को देखिए। इसके माध्यम से जितना भी ईस्टर्न और वेस्टर्न है सब चीज़ को बस यहीं बैठे बैठे देखा जाएगा कि कौन ट्रेन कब कहाँ पहुँची, कहाँ से निकली, ये सब की जानकारी उन लोग के सामने, आँख के सामने होगी। और यहीं से हर चीज़ों को इन लोग कंट्रोल करेंगे कि जहाँ भी दिक्कत आ रही है वो सब चीज़ों को इनके द्वारा क्लियर किया जाएगा। साथ में ये जो ट्रैक रहेगी यहाँ पास ऑटोमेटिक जो लाइट होती हैं, लाइट रुकने का, चलने का, स्लो चलने का, ये सब जो लाइटें लगी होती है, मतलब येलो लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ये सब जो लाइटें होंगी ये ऑटोमेटिक रहेंगी। मतलब ट्रेन रुक रहा है तो उसके पीछे अगर 4-5 वो लगे हैं, लाइट लगे हैं, मतलब 600 मीटर की दूरी पर, तो वो सब ऑटोमेटिक चलते आएंगे। तो वो बताते आएंगे, सामने वाले को सिग्नल देंगे कि हाँ अभी हमको रुकना है, अभी स्लो चलना है, आगे ट्रेन है। ऐसे करके हर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा ताकि कोई दुर्घटनाएं ना हो। तो इसी तरीके से टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करते जाइएगा। साथ में जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।